Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to start the ninth chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Special Education and Support Services. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है और एग्ज़ाम्स में हमसे कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस। यहाँ पे ये चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस, कि स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका महत्व क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कि डिसेबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं और इनको कैसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि किन कारणों से डिसेबिलिटीज़ आती हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन मेथड, कि किन किन तरीक़ों से हम स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। उसके बाद है नॉलेज एंड स्किल्स, कि इस फील्ड में आपके पास कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। फिर आप इस फील्ड में करियर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। फिर आपने जब इस फील्ड में करियर बनाने की सोची और आपने वो सारी स्किल्स क्वालिफ़िकेशंस को एक्वायर कर लिया, तो आपके पास फिर स्कोप कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिनको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के एंड में आपके पास कौन कौन सी नॉलेज आ जाएगी, आप कौन कौन सी बातें जान पाओगे। तो आफ्टर completing this section, the learner will be able to explain the concepts of special education, inclusive education and support services. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमारे लर्नर्स हैं वो स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और सपोर्ट सर्विसेज को समझ पाएंगे। फिर है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आप डिसेबिलिटी के कंसेप्ट को भी समझ पाओगे, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी को बता पाओगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। फिर है एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन स्पेशल एजुकेशन एंड अलाइड सपोर्ट सर्विसेज। फिर आप बता पाओगे कि अगर किसी पर्सन को स्पेशल एजुकेशन में या सपोर्ट सर्विसेज में, जो भी सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं डिसेबल लोगों को, डिसेबल बच्चों को, उनमें करियर बनाना है तो आपके पास कौन कौन सी स्किल या नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले है सिग्निफिकेंस। द टर्म एजुकेशन इज फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, बट स्पेशल एजुकेशन मे बी अ न्यू एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ यू. It is a term that refers to educational provisions for children with special needs, emerging due to physical, mental and emotional challenges. तो जो ये एजुकेशन का टर्म है ये तो सबने सुना है, सब जानते हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा टर्म है जो शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। तो स्पेशल एजुकेशन किन के लिए होती है? उन बच्चों के लिए होती है जिनको कुछ स्पेशल ज़रूरतें होती हैं। जैसे अगर कोई मेंटली डिसेबल बच्चा है, फिज़िकली डिसेबल बच्चा है, इमोशनली थोड़ा सा चैलेंज बच्चा है, तो उसके लिए क्या होंगी? कुछ स्पेशल नीड्स होंगी। उस बच्चे को उसकी डिसेबिलिटीज़ का ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो उन बच्चों को जिनको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो फिज़िकल चैलेंजेस हो, मेंटल चैलेंजेस हो या इमोशनल चैलेंजेस हो, तो उन बच्चों को जब हम एजुकेशन देते हैं तो उसको स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। Therefore, they have special educational needs. तो ये जो बच्चे होते हैं इनकी कुछ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, Thus special education means specially designed instructions for children
with above mentioned challenges in all settings such as classroom, home, workplace, public places, the street and the rehabilitation homes etc. तो जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि उन चैलेंज्ड बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके, उन चैलेंज्ड बच्चों को कोई दिक्कत न आए। जैसे आप क्लासरूम को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो कि उसमें नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो हमारे चैलेंज्ड बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। घर पे भी ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसका अब ये मतलब नहीं है कि बच्चा चैलेंज्ड है तो उसको दूसरी जगह भेज दिया जाए, उसको दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए, उसको अपने घर से दूर कर दिया जाए, नहीं। घर पे ही, स्कूल में ही, वर्क प्लेस पे ही ऐसी सुविधाएं दे दी जानी चाहिए जिससे क्या हो जाए, जिससे उनका जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। देयर आर चिल्ड्रन हु मे have unusual difficulties in walking, playing, talking, seeing, and hearing, in interacting socially, or in doing what one may consider usual. तो ये जो चैलेंज बच्चे होते हैं ना, ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से नहीं कर पाते, जो हमें नॉर्मल लगती हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल लगती हैं, वो एक्टिविटीज़ इन चैलेंज बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती हैं। इनको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, खेलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, इनको सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। होता है ना, जब आप इमोशनली चैलेंज हो जाते हो तो आप उतने अच्छे तरीके से दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल है, चलना, खेलना, सुनना, देखना। लेकिन ये जो हमारे चैलेंज बच्चे होते हैं इनको ये चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती, इनको ये चीज़ें क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट लगती हैं। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि उनकी हेल्प की जाए जैसे हम कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। There are likely to have disabilities due to certain conditions such as hearing impairment, visual impairment, or intellectual impairment. A more detailed discussion about types of disabilities follows later. तो ये जो disabilities हैं, जो बच्चों की, जो इनके challenges हैं, ये कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। हो सकता है किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो, किसी की बौद्धिक क्षमता अच्छी ना हो, ठीक है। और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। In order to learn, work, and experience the world optimally, they have to try harder, and people around them have to enable them in their endeavor. Endeavor का मतलब होता है attempt. देखो, ये जो डिसेबल लोग होते हैं इनको बड़ी ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है सीखने के लिए, काम करने के लिए, और इस संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस संसार के बारे में जानने के लिए। तो जो भी नॉर्मल लोग इन डिसेबल लोग के आसपास हैं, उन नॉर्मल लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो इनकी हेल्प करें। ये जो भी कोशिशें कर रहे हैं इनमें इनकी हेल्प की जानी चाहिए नॉर्मल लोगों द्वारा, ठीक है। Children's special educational needs are met through certain methodologies of special education. Special education is not segregated or exclusive education of students with disabilities. देखो, जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं या जो मेंटली, फिज़िकली या इमोशनली चैलेंज होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती हैं जिनको पूरा किया जाना ज़रूरी है। और स्पेशल एजुकेशन को आप अलग नहीं कर सकते, ये नॉर्मल स्कूल में भी दी जा सकती है, ठीक है। इट इज़ एन अप्रोच दैट facilitates their learning and allow them to participate in different activities that they may not have had access to on account of their inability to go to school. तो जो ये स्पेशल एजुकेशन है ये एक अप्रोच है जिसमें उन मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली चैलेंज्ड बच्चों को, डिसेबल बच्चों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे वो क्या करें, आसानी से चीज़ों को सीख पाए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए,
जो कि वो पहले नहीं कर पाते थे अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से। तो स्पेशल एजुकेशन इसीलिए स्टार्ट की गई ताकि जो भी हमारे डिसेबल बच्चे हैं, जो भी चैलेंज्ड बच्चे हैं, वो भी सीख पाएँ, वो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है। Hence, children with special needs do not have to always study in a separate institution. In fact, most of them can learn quite well in general classes of a school. तो ये देखो, यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनके लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट ही स्टार्ट किए जाए, उनको अलग से ही शिक्षा दी जाए। ज़्यादातर केसों में देखा गया है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो हमारे चैलेंज्ड बच्चे होते हैं वो जनरल क्लासेस में भी अच्छे से सीख लेते हैं, सामान्य बच्चों के साथ भी वो बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर उनके अंदर कोई चैलेंजेस हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में उनके लिए अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन अगर डिसेबिलिटी थोड़ी कम है, नॉर्मल है, तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ आराम से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। However, some children who have several difficulties due to the nature of their disability may benefit greatly from being educated in a classroom prepared exclusively for them, as a smaller number of students are grouped together where the educator interacts with the students on अ वन टू वन बेसिस। ठीक है, मैंने बताया ना अभी कि जो ऐसे बच्चे जिनकी जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, उनके लिए अलग से क्लासरूम बनाया जा सकता है जहाँ पे क्या होते हैं, उनकी संख्या कम होती है और वहाँ पे जो एजुकेटर होते हैं उनको इसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को शिक्षा दे। तो यहाँ पे जो एजुकेटर होते हैं वो बच्चे से वन टू वन बेसिस पे बात करते हैं, मतलब एक एक बच्चे से वो बात करते हैं, एक एक बच्चे की ज़रूरत को वो समझ पाते हैं। तो जब डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़्यादा हों, जब डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा हों, तो उस समय बच्चे को क्या कर सकते हो, एक अलग स्कूल में, अलग क्लासरूम में रख सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डिसेबिलिटीज़ होने पे उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जा सकता है, नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सकती है। द एजुकेटर्स, टीचर्स हु प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन आर कॉल्ड स्पेशल एजुकेटर्स। तो जो टीचर या एजुकेटर्स स्पेशल एजुकेशन देते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर्स कहा जाता है। When children, students with SEN study in general classroom with their peers, the arrangement is called inclusive education. अब देखो inclusive education क्या होती है, अभी हमने special education पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे inclusive education. Inclusive education वो होती है कि जब भी ऐसे बच्चों को जिनके अंदर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं, जो थोड़े से डिसेबल हैं, जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चैलेंज्ड हैं, उनको जनरल क्लासरूम में पढ़ाया जाए, जनरल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समावेशित शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रख के उनके साथ पढ़ाया जाता है। As the term indicates, the philosophy that guides this approach is that students with diverse needs, educational, physical, social, and emotional, are placed together in age appropriate classes groups such that the students can optimally achieve their learning potential. तो इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी होती है, जो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसके पीछे यही फ़िलॉसफी दी गई है कि अगर ये जो बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से चैलेंज होते हैं, जिनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अगर इनको इनकी एज ग्रुप के नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जाए तो इनको लर्निंग के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, सीखने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, इनको समझ में आता है कि अपनी क्षमता को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, द स्कूल मेक्स सुटेबल एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशंस in its curriculum, teaching methods and physical setup to facilitate their education. तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या किया जाता है, नॉर्मल स्कूल्स में भी कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की जा सकती हैं, ऐसी मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, कि बच्चों
की नीड्स को पूरा किया जा सके। और कुछ ऐसे टीचिंग मेथड का यूज़ किया जा सकता है कि जिससे जो हमारे थोड़े से वीक बच्चे हैं, जो थोड़े से चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनकी नीड्स को भी पूरा किया जा सके और उनको भी अच्छे से सिखाया जा सके। A person who chooses to become a special educator is said to have a career in special education. देखो, जो पर्सन स्पेशल एजुकेटर बनना चाहता है, इसका मतलब वो क्या करना चाहता है, स्पेशल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहता है। There are several models of special inclusive education in which a special educator can work with children with special educational needs. बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल मॉडल्स हैं जहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर उन बच्चों को शिक्षा दे सकता है जिनके अंदर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती हैं। Some schools impart education exclusively to children with disabilities. Most such schools offer services to children with special disabilities, such as those with intellectual impairment, cerebral palsy और visual impairment. अब देखो, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो स्पेशली इसीलिए बनाए जाते हैं जो डिसेबल बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, जो स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या की जाती है, डिसेबल बच्चों की डिसेबिलिटी को परखा जाता है और उनकी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट को जाना जाता है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, वो मेंटली थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। या विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि उसको बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिसके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर कुछ मेंटल डिसेबिलिटी होती है या देखने में प्रॉब्लम होती है। These fall in the category of special schools programs and require the services of special educator who are trained in working with children with those specific disabilities. तो ये जो स्कूल्स हैं जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, इनको स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल प्रोग्राम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन स्कूल्स में कैसे टीचर की ज़रूरत होती है, इन स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत होती है जो इन बच्चों की डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से इनको सिखा पाए, ठीक है। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नॉर्मल क्लासरूम में ही बच्चे को क्या किया जाता है, डिसेबल बच्चे के साथ नॉर्मल बच्चे को पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन रेगुलर क्लासरूम यानी कि नॉर्मल क्लासरूम में जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी बैठ रहे हैं और डिसेबल बच्चे भी बैठ रहे हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। इट इज़ अबाउट ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर इवन इफ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्टाइल एंड पेस ऑफ लर्निंग। इसमें क्या किया जाता है, सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है, भले ही वो बच्चे अलग अलग हो, उनकी लर्निंग का प्रोसेस अलग अलग हो। इट बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स एंड इज एन एजुकेशन फॉर ऑल। ये क्या करता है, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देता है और इनको क्या किया जाता है, इनको ऐसे कैटेगरी में रखा जाता है जिसको कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। An inclusive school has within it premises facilities for children with SEN. अब जो ये इंक्लूसिव स्कूल होता है, इसमें क्या होती है, जो SEN वाले बच्चे होते हैं जिसके अंदर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती हैं, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। Here all the students are placed in regular classes. इसमें क्या किया जाता है, इसमें सारे बच्चों को एक ही क्लास में रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इन सच अ सिस्टम द स्पेशल एजुकेटर वुड नॉट डायरेक्टली टीच चिल्ड्रन विथ SEN। इसमें जो स्पेशल एजुकेटर डायरेक्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं पढ़ाता जिनके अंदर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती है, बट प्रोवाइड पैडागॉजिकल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू द रेगुलर टीचर्स। वो क्या करता है, रेगुलर टीचर को सपोर्ट देता है
और कभी कभी क्लास में जाके बच्चों को रेगुलर टीचर के साथ सपोर्ट देने के लिए पढ़ाता है। ठीक है, इसमें अलग से स्पेशल एजुकेटर स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ाता, उनको रेगुलर क्लास में ही पढ़ाया जाता है। और स्पेशल एजुकेटर भी रेगुलर टीचर्स के साथ उन्हीं क्लास में पढ़ाता है जिनमें रेगुलर बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं और हमारे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। Integrated education emphasizes placement of children with disabilities in mainstream school. The school system remains rigid as a result. Very few children with disabilities are able to cope up with the demands of the school. There are many general schools which are inclusive. इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ ही रखा जाता है और उनको कोई भी अलग से फैसिलिटी भी नहीं दी जाती। ठीक है, स्कूल का सिस्टम एकदम रिजिड रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से फैसिलिटी दे रहे हैं, नहीं, वो नॉर्मल स्कूल में जैसे नॉर्मल बच्चों को फैसिलिटी देते हैं वैसे ही डिसेबल बच्चों को भी फैसिलिटी दी जाती है। उनके लिए ना तो कोई स्पेशल एजुकेटर रखा जाता है, ना ही उनके लिए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और इसी वजह से बहुत कम ऐसे डिसेबल बच्चे होते हैं जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अपने आप को अच्छे से सिखा पाते हैं, अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है डिसेबल बच्चों के लिए कि वो अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं, लेकिन this means the student with SEN are a part of the regular classes. The special educator then coordinates work with the regular teachers and provide extra input to the student in a resource room of the school. अब देखो, जो हमारे इंक्लूसिव स्कूल्स थे उसमें क्या होते थे, हमारे पास स्पेशल एजुकेटर भी होते थे, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता था स्कूल का, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता था कि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी आराम से सीख पाएँ। लेकिन जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें ये नहीं किया जाता कि आप स्पेशल जो बच्चे हैं जिनके लिए क्या किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया जाए या उनके लिए स्पेशल एजुकेटर को रखा जाए जो उनको पढ़ाए। ठीक है, तो इसमें उन बच्चों पे कोई एक्स्ट्रा फोकस नहीं किया जाता इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, इसमें भी नॉर्मल बच्चों के साथ ही डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें डिसेबल बच्चों को भी फैसिलिटी दी जाती है। उनके हिसाब से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, स्कूल का करिकुलम भी कभी कभी थोड़ा सा हम चेंज करके पढ़ा देते हैं कि सभी बच्चे एक साथ सीख पाएँ। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल हो, सब एक साथ सीख पाएँ। ठीक, देखिए, जो इंटीग्रेटेड होता है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता, उसमें नॉर्मल बच्चों के साथ ही डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन डिसेबल बच्चों के लिए कुछ अलग से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। ठीक है, अब है, for special and inclusive education to be effective, certain support services should be available to the children as well as to the educator and children's parents. तो जो स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन है इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज दी जाती है, जिससे क्या किया जाए, बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके एजुकेटर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और उनके पेरेंट्स के। These may be located within the school or in the community accessible to the family. These are, तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं ये स्कूल द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, स्कूल में हो सकती हैं, समुदाय द्वारा, फैमिली द्वारा, किसी के भी द्वारा बच्चों को दी जा सकती हैं। तो ये सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है रिसोर्स मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स विथ SEN एंड एजुकेटर्स। एजुकेटर्स को और जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको रिसोर्स मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाए। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे जिनके अंदर थोड़ी सी कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जानी चाहिए। स्पीच थेरेपी, ऐसे बच्चे जिनको पब्लिकली बोलने में प्रॉब्लम होती है उनको स्पीच थेरेपी दी जानी चाहिए। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी,
उन बच्चों को फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जानी चाहिए। मतलब उनको बताया जाना चाहिए कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, उनको ऑक्यूपेशन चूज़ करने में उनकी मदद करनी चाहिए। काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स और एजुकेटर्स को भी काउंसलिंग दी जानी चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि कैसे आप बच्चों के साथ डील करोगे, और बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए कि आप अपनी डिसेबिलिटीज़ को कैसे कम कर सकते हो, अपनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद भी आप कैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उसके बाद है मेडिकल सर्विसेज। जब ये डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस समय मेडिकल सर्विसेज भी दी जा सकती हैं। तो ये सारी कुछ सपोर्ट सर्विसेज हैं जो कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों को दी जानी चाहिए। In order to specialize in the fields listed from 3rd to 6th, higher education qualifications and training are to be acquired। तो ये जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, इसमें से जो ये 3rd से लेके 6th तक की फैसिलिटी है, इसमें जो फैसिलिटेटर है उसके लिए उसके पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएगा, बच्चे को थेरेपी दे पाएगा, बच्चे को मेडिकल सर्विसेज दे पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। इन पार्ट सेकेंड ऑफ द क्लास 10th textbook, in the chapter care and education, you had read that our school system is not quite equipped to provide education to children with डिसेबिलिटीज़। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि जो हमारा नॉर्मल स्कूल सिस्टम है उसमें इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों को सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके। One of the primary reason is that during their training, the general education teachers may have not been oriented adequately to special methods that are required to work with students who have different kinds of need। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि जो जनरल एजुकेटर्स होते हैं, जो जनरल एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो टीचर्स होते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करें जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनकी सीखने की ज़रूरत क्या है, बहुत ही अलग है। In an inclusive classroom, all teachers have to be sensitive to students with SEN। तो जो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम्स होते हैं उसमें जो भी टीचर्स आ रहे हैं उनको बच्चों के साथ सेंसिटिव होना होगा। किन बच्चों के साथ? जिनमें स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं, जो थोड़े डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए टीचर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, when a child has intellectual disability, the educator must know how to break up the lesson into interesting and small units and to work slowly and patiently with the child। जैसे कि अगर मान लो कोई बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चा उतने अच्छे से सीख नहीं पाता, तो जो एजुकेटर है यानी कि जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, उस लेसन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और उस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए और धीरे धीरे बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चे को सिखाना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू टीच अ चाइल्ड विथ डीफनेस और वन विथ ब्लाइंडनेस। अब देखो, एक बच्चा जो बहरा है और एक बच्चा जो अंधा है, उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग टीचिंग स्किल की ज़रूरत होती है। आप डीफ बच्चे को वैसे नहीं सिखा सकते जैसे आप ब्लाइंड बच्चे को सिखा सकते हो। दोनों को सिखाने के लिए अलग अलग स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। While all teacher can acquire some of the skills, special educator receive specific training in such method। लेकिन जो सारे टीचर्स होते हैं ना, उनको एक नॉर्मल वे में ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो भी बच्चे को एक नॉर्मल तरीके से ही सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स को, जो भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा का जो डिसेबिलिटी है वो किस टाइप का है, जो कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो पा रहा है। ये पॉसिबल अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें हमारे एजुकेशनल सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
It must be quite clear by now that special education methods help children with disabilities acquire as much knowledge as they can so that their growth and development are supported to their full potential. तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमारी जो स्पेशल एजुकेशन मेथड है उसको क्या करनी चाहिए, बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, बच्चे की डिसेबिलिटी को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाना चाहिए ताकि बच्चे की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, बच्चा अपना पूरी क्षमता समझ सके और उसको यूज़ कर सके. The term disability has been used in the text several times so far. ये जो टर्म है disability ये बहुत बार हमारे चैप्टर्स में, हमारे बुक्स में यूज़ किया जाता है. Let us discuss what we mean by disability and the different type of impairments that affect चिल्ड्रंस डेवलपमेंट. तो ये डिसेबिलिटी हमने इतनी बार पढ़ा इस चैप्टर में, तो अब इसे डिस्कस करते हैं कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है और कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती है, कितने टाइप की इम्पेयरमेंट होती है जो बच्चे के विकास को बाधित करती है. तो पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी की. डिसेबिलिटी होती क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स इम्पेयरमेंट्स, लिमिटेशंस इन एक्टिविटी एंड रिस्ट्रिक्शन इन पार्टिसिपेशन. तो डिसेबिलिटी एक ऐसे छाते की तरह है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं. लिमिटेशन इन एक्टिविटीज़ की बच्चा सारी एक्टिविटी नहीं कर पाता, कुछ एक्टिविटी करने में बच्चा अपने आप को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, वो नहीं कर पाता सारे काम और अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. उसके अंदर क्या होती है, वो अच्छे से हर चीज़ को नहीं समझ पाता, उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटी होती है. Some children are born with a physical, sensory and mental impairment. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कुछ इम्पेयरमेंट होती है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल होंगे, चाहे उनकी सेंसरी या मेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, उनका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं होगा. Some other may develop a disability as they grow that sustainably लिमिट्स देम इन देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी होती है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है. ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते. ठीक है, कुछ बच्चे डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद उसमें डिसेबिलिटी आती है और उम्र के साथ साथ वो डिसेबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है. In academic terms, they are referred to as children with disability. तो ऐसे बच्चे, चाहे उनको बचपन से ही डिसेबिलिटी हो, चाहे उनकी डिसेबिलिटी समय के साथ साथ बढ़ रही हो, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी की कैटेगरी में. In the public domain, they are sometimes referred to as being challenged or differently abled. और पब्लिकली एकेडमिक टर्म्स में तो उनको चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है, लेकिन जो लोग क्या कहते हैं, लोग इन लोगों को चैलेंज्ड या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं. ठीक है, अब पढ़ेंगे कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़. मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. ये जो कुछ फॉलोइंग हेडिंग्स हैं जिनके अंदर हम डिसेबिलिटीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं. तो सबसे पहली है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव स्किल्स. जब बच्चे का दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, वो चीज़ों को उतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाता है, सीख नहीं पाता है, उसका सीखने का जो क्षमता होती है, जो सीखने की स्पीड होती है वो नॉर्मल नहीं होती. बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है या बच्चा हो सकता है एकदम सीख ही नहीं पा रहा होता है. ठीक है, तो उसको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के अंदर रखते हैं. दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट, इंक्लूड्स लो विजन एंड टोटल ब्लाइंडनेस. इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जिनको बहुत हल्का फुल्का दिखता है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, या टोटल ब्लाइंडनेस या एकदम अंधे बच्चे को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है. हियरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स पार्शियल हियरिंग लॉस और एंड डेफनेस. या तो इसमें ऐसे बच्चे को रखा जाता है जिनको कम थोड़ा बिल्कुल ही कम सुनाई देता है, या जो कम्प्लीटली एकदम बहरे हैं, उन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर रखा जाता है. फोर्थ है सेरेब्रल पाल्सी.
difficulties of movement, posture, speech and hand function etc. due to brain damage. सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि ब्रेन की कोई एक ऐसा पार्ट डैमेज हो गया होता है जिससे हम अपने बॉडी को अच्छे से मूव नहीं कर पाते, अच्छे से अपने मसल्स को मूव नहीं करा पाते, बोल नहीं पाते, हमारे हाथ पैर के फंक्शंस अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है? अ डिसेबिलिटी अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले बिहेवियर। इसमें क्या होती है, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, समाज में लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता, ठीक है, और बच्चा खेल भी दूसरे बच्चों के साथ नहीं पाता। क्यों नहीं खेल पाता? क्योंकि वो बच्चे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो खेलेगा कहाँ से? तो बच्चा अलग से गुमसुम से ऐसे बैठा रहता है, ठीक है। फिर है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इन लोकोमोशन ड्यू टू डैमेज टू बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की हड्डी में कोई चोट लगी होती है, बच्चे की मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही होती, बच्चे के बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो बोन्स है, उनके जो बोन्स का जॉइंट है वो बेकार हो गया होता है, ठीक है, जिस वजह से बच्चे को चलने में, लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बच्चा चल नहीं पा रहा होता है, कभी कभी होता है, देखते हो आप, बच्चा व्हील चेयर पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है भाई, या तो बच्चे की कोई बोन की प्रॉब्लम होगी, या तो कोई मसल्स की प्रॉब्लम होगी, या तो उसके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है कि बच्चा याद नहीं कर पाता चीज़ों को सीख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, ठीक है, तो उसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि ये जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं इनके कारण क्या होते हैं। ब्रीफली द कॉजेज कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इन कॉजेज को हम रख सकते हैं। पहला है फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिफोर बर्थ, बोथ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। देखो, ऐसे फैक्टर्स जो कि बच्चे को जन्म से पहले ही प्रभावित कर देते हैं, चाहे वो बच्चे को उसके जीन्स से मिले हों, उसके माता पिता से मिले हों, या वो फैक्टर्स नॉन जेनेटिक भी हो सकते हैं। हो सकता है माँ को जब वो प्रेग्नेंट हो उस समय कोई बीमारी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, जिस वजह से बच्चा क्या हो जाता है, डिसेबल पैदा हो जाता है। या तो अगर माँ बाप में भी कोई डिसेबिलिटी है तो वो बच्चे में आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चाइल्ड एट बर्थ और सून आफ्टर बर्थ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म के समय कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो डिसेबल हो जाता है, या तो माँ जन्म के समय डॉक्टर्स अच्छे से डिलीवरी नहीं करा पाते, या डिलीवरी के समय जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे में डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। फैक्टर्स दैट impinge ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड। अब क्या होता है, बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंट का उसका पीरियड होता है उस समय कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिसेबल कर देते हैं। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और वो कहीं गिर गया, कोई किसी दवा का उस पर साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे में बड़े होने के बाद भी डिसेबिलिटी आ जाती है। होते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा कि बच्चा कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बच्चा क्या हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है। तो ये बड़े होने के बाद होती है। तो 3 समय में होती हैं, या तो जन्म से पहले, दूसरा जन्म के टाइम, तीसरा जन्म के बाद बड़े होने के समय, ठीक है। अब है स्पेशल एजुकेशन मेथड्स, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप हमने जो भी आज डिस्कस किया आपको सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।